नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर अपने बयान से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा, मैं तो ढोल बजाऊंगा। हालांकि इसके बाद उन्होंने साफ किया कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। 2022 चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने तब भी एक नेता को जिम्मेदारी देने की बात कही थी, लेकिन पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। उनके बयान को कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। मैंने कहा ढोल बजाए। देखिए, ये क्या क्या करना है, क्या नेतृत्व बनाना है, ये काम एआईसीसी का है, उसमें कोई हर्ष वो नहीं है। और 2022 में जरूर मेरी ये राय थी कि स्पष्ट तौर पर एक को दायित्व सौंपा जाना चाहिए, लेकिन पार्टी ने उस समय भी सामूहिक नेतृत्व की बात कही, मगर चुनाव में हार की जिम्मेदारी 2022 में भी मैंने ली। बाहर सामूहिक नेतृत्व था, लेकिन अब 2027 में क्या करेगी वो पार्टी तय करेगी, पार्टी लीडर से। आप ढोल बजाएंगे या आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ढोल बजाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मशहूर ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम का यह आखिरी मौका है। मानसून सीजन को देखते हुए पार्क प्रशासन 15 जून से सुविधा को बंद करने जा रहा है। भारी बारिश की स्थिति में यह फैसला पहले भी लिया जा सकता है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने करंट बुकिंग सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत हर 2 दिन में अगले 2 दिनों की ऑनलाइन बुकिंग खोली जाएगी। रिपोर्ट देखिए। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मशहूर ढिकाला जोन के घने जंगलों में कुछ रातें बिताना चाहते हैं, तो अभी इसकी योजना बनाने का सही समय है। ये पार्क मानसून सीजन के लिए 15 जून को बंद हो जाएगा। अगर बारिश उससे पहले आ जाती है तो ये उससे भी पहले बंद हो सकता है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार भी करंट बुकिंग सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत अब हर 2 दिन में आगामी 2 दिनों के लिए ही ऑनलाइन बुकिंग खोली जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है वो 15 जून तक खुलता है, परंतु बारिश की वजह से 1 से लेके 15 जून तक का जो टाइम होता है उसमें ये संभावना रहती है कि कभी भी बंद होने की नौबत आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नाले हैं। अगर उनमें पानी आ जाए, बरसात आ जाए, तो फिर वहां जाना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो ढिकाला की बुकिंग है 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, उसको एक तरह से करंट के रूप में हम करते हैं। उसको 45 दिन एडवांस, जैसे कि बाकी टाइम की बुकिंग होती है, उसको नहीं किया जाता। इस ड्यूरेशन में जो बुकिंग होती है वो 2-2 दिन के लिए खुलती है और 2 दिन पहले खुलती है, ताकि जो भी आने वाले लोग हैं, अगर पार्क खुला हुआ है तो वो उसकी बुकिंग करा सकें हमारी वेबसाइट के थ्रू। खूबसूरत ढिकाला जोन हर साल देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि कॉर्बेट रिजर्व के भीतर ढिकाला और अन्य प्रमुख जोन में रात भर रुकने की सुविधा हर साल मानसून सीजन में 5 महीनों के लिए बंद रहती है। इस बंदी के दौरान भी पर्यटक कुछ चुनिंदा जोन में डे सफारी का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश की स्थिति में इन जोन को भी अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। राजधानी के कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं करणपुर स्थित डीएल रोड क्षेत्र में पिछले करीब 2 महीनों से पेयजल संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसी समस्या को कांग्रेस नेत्री सुनीता प्रकाश ने क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। देखिए, हमेशा जो भी लोग हैं और ख़ासतौर से जो डीएल रोड के लोग हैं, वो ज़्यादातर हमारे हाशिए के लोग हैं। तो उनके लिए ख़ासतौर से हमारा जो सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा में भी हमने उसमें रखवाया है कि वहाँ की जो पुरानी लाइन है जिसमें बार बार कंटामिनेशन की प्रॉब्लम आती है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने किया है और माननीय मुख्यमंत्री ने उसको कर दिया है। दुखद है। शहर का ये जो वार्ड नंबर 15 है, आप कहाँ कौन से उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं? अगर आपको विकास दिखना है तो यहाँ आके देखिए आप।
कि लोग किस तरह से त्राही त्राही कर रहे हैं। अब यहाँ सब लोग पानी भर के जा चुके हैं। अब देखिए कि इतने पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी अगर लोगों को पानी के लिए इतना परेशान होना पड़ रहा है, ये समस्या आज की नहीं है, ये 2 साल से लगातार की समस्या है। खजानदास जी के पास ये जो लोग हैं वो यहाँ झांकने भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए। पार्षद भी कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो ये जो ये लोग हैं जिन्होंने सरकार को वहाँ बिठाया है, बनाया, आपको विधायक बनाया है, गए थे सब महिलाएं इकट्ठे होके, उन्होंने बोला तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन 15 दिन हो गए किसी ने आकर नहीं देखा है, नहीं कोई आया है। तो सुनीता प्रकाश आज पहुंची हुई है, क्या आपको लग रहा है कि समस्या आप ये आई हैं तो हमें उम्मीद लग रही है कुछ ये हमारे लिए करेंगे। नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। देहरादून में हुई बैठक में विधायकों और सांसदों को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। महेंद्र भट्ट ने बताया कि नेताओं को अपने क्षेत्रों से 100 बुद्धिजीवियों की सूची तैयार करने और हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। बैठक में बूथ मैनेजमेंट, गांव प्रवास, जन समस्याओं के समाधान और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने पर जोर दिया गया। हमारी आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायकों की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है। अरविंद पांडे के कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तराखंड बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी विरोधी माने जा रहे बयानों के बाद उनके नाराज होने और पार्टी बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी उनके आवास पहुंचे और उनसे बातचीत की। बाद में अरविंद पांडे ने कहा कि परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परिवार से अलग हो जाएं। देखिए, नाराजगी कोई नहीं है। एक परिवार में 4 भाई होते हैं तो कई बार चारों के आपस में व्यक्तिगत कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन जहां परिवार की बात आती है वो चारों एक होते हैं। तो व्यक्तिगत हो सकता है, मेरी से किसी से कम बनती होगी, ज्यादा बनती होगी, हो सकता नहीं बनती होगी, लेकिन हम लोग परिवार की प्रॉपर्टी हैं, हम अपनी पार्टी की प्रॉपर्टी हैं। तन मन धन के साथ जहां संगठन की बात आएगी, पार्टी की बात आएगी, हम सब लोग एक हैं, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अरविंद भाई, भुवन चंद्र खंडूरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के प्रति परिवार ने आभार जताया। इसी विषय पर ऋतु भूषण खंडूरी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताओं का घर आकर श्रद्धांजलि देना जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के प्रति उनके सम्मान और स्नेह को दर्शाता है। ये परिवार के लिए भावुक और गर्व का क्षण है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे घर पधारे और मेरे पूज्य पिताजी जनरल BC खंडूरी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वो उनका प्यार और उनका सम्मान मेरे पिता के प्रति दिखाता है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर भोपाल के कथित दहेज मौत मामले में त्विषा शर्मा के परिजन उसकी अस्थियां विसर्जित करने पहुंचे और इस दौरान परिवार भावुक नजर आया। मृतका के पिता नवनिधि शर्मा, भाई हर्षित शर्मा और चचेरे भाई आशीष ने गंगा में अस्थियां प्रवाहित की। परिजनों ने मामले में न्याय की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। त्विषा का जो मामला है सर, वो त्विषा का एक जो है प्रेम करा उसने और एक विवाह किया। उस विवाह के बाद मुश्किल से 5 महीनों के भीतर उसको जो है मृत्यु भी हो गई। और जाने से पहले त्विषा ने ये हम लोग को सूचना दी थी किस तरीके से उसकी प्रताड़ना मानसिक तौर पर और फाइनेंशियल हर तरीके की समस्याओं से वो जूझ रही थी। और मैं त्विषा का पिता हूँ। आज हम यहाँ अस्थि प्रवाह करने आए हैं
तुषार को बहुत ज़्यादा लगाव था ऋषिकेश से, माँ गंगा से। वो हमें घंटों बैठी रहती थी माँ गंगा के किनारे, और उसने यहाँ ऋषिकेश में अपनी योगा क्लासेस भी की 300 आवर्स की। उसको भी ये स्थान बहुत प्रिय था, तो हमने उसकी इस भावना को देखते हुए यहीं अस्थि प्रवाह का निर्णय लिया। आज सारा परिवार मिलकर के उनका अस्थि प्रवाह एक श्राद्ध कार्यक्रम किया है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर मेसवाल गांव में बकरीद के मौके पर कथित गौकशी का मामला सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों और संत समाज में नाराजगी देखी जा रही है। स्वामी यशवीर महाराज ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सख्त चेतावनी दी है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जनपद हरिद्वार के रुड़की के निकट भगवानपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सिकंदरपुर मेसवाल में एक सोयब नाम के जिहादी ने बकरा ईद पर अपने घर में गाय की कुर्बानी दी और गाय की कुर्बानी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दी। इससे हिंदू समाज की भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं नेताओं ने दिवंगत नेता को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे घर पधारे और मेरे पूज्य पिताजी जनरल बीसी खंडूरी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वो उनका प्यार और उनका सम्मान मेरे पिता के प्रति दिखाता है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। पूर्व क्रिकेटर और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू गोपनीय तरीके से हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ, माया देवी और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए। बताया जा रहा है कि वे पिछले 2 दिनों से निजी प्रवास पर हरिद्वार में थे। उत्तरकाशी में मौसम विभाग के बारिश अलर्ट के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रभारी निरीक्षक दीपक नौटियाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भागीरथी नदी तट के संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। वहीं टीम ने लाउड हेलर के जरिए श्रद्धालुओं को नदी किनारे खतरनाक जगहों से दूर रहने और निर्धारित घाटों पर ही स्नान करने की सलाह दी। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय के निर्देश में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है। ऋषिकेश में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा पेश आया। भद्रकाली तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क के डिवाइडर को तोड़ते हुए पलट गया। हादसे में ट्रक चालक फारूक और सड़क किनारे झोपड़ी में मौजूद कौशल्या की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारी डिवाइडर झोपड़ी में जा गिरा। वहीं सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तुंगनाथ मंदिर और चोपटा तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक मार्ग पर बढ़ती गंदगी और प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर समीक्षा की गई, जहां जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और धार्मिक पर्यटन स्थलों की साफ सफाई के लिए प्रभावी करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा में केदारनाथ और यमुनोत्री पैदल मार्गों पर घोड़ों खच्चरों की लीद से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही बदबू, फिसलन और संक्रमण के खतरे को लेकर यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं इस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान देते हुए कहा कि भविष्य में रोपवे बनने से राहत मिलेगी।
लोगों की थोड़ी शिकायत घोड़ों की लीद से थी कि साहब वो पानी जो आता है, तो हमने लोगों से आग्रह किया कि अब यहाँ पर रोपवे बनने वाला है, रोपवे बनने से सारी समस्या हल हो जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे बन रहा है, केदारनाथ में भी रोपवे बन रहा है। बाकी हमने सबसे कहा भाई ये तपस्या की भूमि है, अगर आप चाहोगे कि मैदानी इलाके की तरह संसाधन और सब जहाँ सुलभ रहें तो ये संभव नहीं है। ये तपस्या की भूमि है, थोड़ा यहाँ कठिनाई होती है और तब करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम अब बताया है भी, सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि घोड़े की लीद से और उसके अंदर जो है पिरूल मिला करके वो फायर बॉल्स बन रही हैं, उसका चूल्हा भी मंगवाया गया है, तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा और इसका उपयोग हो जाएगा। जो हम पाउडर, ये जो घोड़े की डंक को हम फेंकते हैं, तो ये सब बातें रखी गई हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। रुड़की के झबरीडा क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में ईद उल अजहा के दौरान कुर्बानी के अवशेष हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट और लाठी डंडों तक पहुंच गया, जिसके बाद बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी हरेंद्र कुमार पर भी हमला किया गया। साथ ही बता दें कि इस घटना में एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस बल तैनात कर जांच शुरू कर दी गई है। तो इन्होंने मेरे देवर ने शिकायत करी, गाय वाय काटे थे, तो वो कट्टा भर के हमारे घर के आगे रख के चले गए। तो मेरे हस्बैंड मेरे देवर ने फ़ोन करा पुलिस को, तो वो लोग आए, तो उनके पीछे ही, पुलिस वालों के पीछे ही वो लोग आ गए और मेरे हस्बैंड के साथ मार पिटाई करी खूब, और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे कपड़े उपड़े फाड़ने की कोशिश करी। और क्या नाम है, उनका नाम बली है और एहसान है और बालू, और क्या नाम है, और भी लोग थे जिनको मैं नहीं जानती। तो उन्होंने बदतमीजी करी हमारे साथ और मेरे हस्बैंड को बहुत मारा और मेरे देवर को भी, और घर में घुस के मारा। और मेरे यहाँ पर निशान काफ़ी, मतलब उन्होंने मेरे साथ भी लड़ाई करी। और मेरी एक देवरानी है, वो प्रेग्नेंट है, उनको भी मारा। किस बात? वो हमने उनकी शिकायत करी थी ना फ़ोन के लिए कि वो गाय को काट रहे थे। मैं शाम आया था अपने गांव घर पे, तो ये लोग आज सुबह गौकशी कर रहे थे अपने घर में, और मेरे भाई ने पुलिस को सूचना दी। बालू था, एहसान था, एक वली था और 1-2 लड़का था इनके साथ में इनका ना। फिर मेरे भाई को पता नहीं सर, ये करते रहते हैं, ये गौकशी करते रहते हैं ये लोग। अच्छा सर, मेरे भाई ने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आई, सीता पे आए 2 पुलिस वाले, उनके साथ जैसे ही वो आए, उन्होंने एकदम हमारे पर अटैक कर दिया। 10-20 लोगों ने, 20 लोग थे सर वो। देहरादून में रस्किन बॉन्ड महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां साहित्य, कविता, संगीत और कहानियों के जरिए मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की विरासत का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में लेखक, कलाकार, कवि और साहित्य प्रेमी एक मंच पर नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और किरण बेदी समेत कई हस्तियां शामिल हुई। रस्किन बॉन्ड स्वास्थ्य कारणों से कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने घर से शुभकामनाएं दी। महोत्सव में कविता, संगीत, पैनल चर्चा और किताबों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। ये रिपोर्ट देखिए। भगवती नंदा राजेश्वरी सुनंदा, जय भगवती नंदा राजेश्वरी सुनंदा, गढ़कुमार के देवी माए देवी सुविजा। कविता, गीत, नृत्य और जाहिर है रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ, उनके बारे में कहानियाँ और उनकी लिखी हुई कहानियाँ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुए रस्किन बॉन्ड साहित्य उत्सव के पहले संस्करण में ये सब कुछ नजर आया। इस अनोखे साहित्यिक उत्सव के जरिए रस्किन बॉन्ड के गोद लिए परिवार और अलग अलग पीढ़ियों के प्रशंसकों को एक साथ लाकर दिग्गज कहानीकार की विरासत का जश्न मनाया गया। मशहूर लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड स्टोनेक्स ग्लोबल द्वारा प्रस्तुत पहला रस्किन बॉन्ड महोत्सव देहरादून के खूबसूरत लेखन गांव में आयोजित किया गया। एक दिन के इस कार्यक्रम में लेखक, कलाकार, कवि और साहित्य प्रेमी एक मंच पर नजर आए। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जैसी कई मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं। हालांकि इस कार्यक्रम का असली आकर्षण बॉन्ड के गोद लिए हुए उस परिवार से उनके बारे में कुछ निजी कहानियां सुनना था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये परिवार उन्हें प्यार से लिविंग गॉड कहकर पुकारता है। रस्किन बॉन्ड सर्जरी के बाद से व्हीलचेयर पर हैं, इसलिए वे खुद साहित्यिक उत्सव में शामिल नहीं हो सके। हालांकि बाद में उन्होंने अपने घर पर कुछ खास लोगों को संबोधित किया और साहित्यिक उत्सव के आयोजन और विरासत का जश्न मनाने के लिए अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। रस्किन बॉन्ड ने अपना बर्थडे केक भी काटा। वे 19 मई को 92 साल के हो गए।
रस्किन बॉन्ड महोत्सव के लिए लोगों का उत्साह देखते हुए कार्यक्रम के आयोजकों ने अगले साल और भी बड़े और बेहतर संस्करण के आयोजन का वादा किया है। कवयित्री प्रिया मलिक देहरादून में ही पैदा हुई और यहीं रस्किन बॉन्ड की कहानियां पढ़ते पढ़ते बड़ी हुई। वे इस साहित्यिक उत्सव के पहले संस्करण का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित दिखीं। चाय का कप और शाम के 5 बजे का सन्नाटा, ये सब भी कहानी के किरदार हो सकते हैं। कविता और फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा रस्किन बॉन्ड महोत्सव में पैनल चर्चा और मशहूर लोक गायिका मीना राणा की संगीत प्रस्तुति भी हुई। इस मौके पर किताबों का एक खास बाजार भी लगाया गया, जिसमें बॉन्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों समेत लगभग 500 किताबों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 दिवसीय दौरे के दौरान कोर कमेटी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ रणनीतिक बैठक हुई, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत की। वहीं उन्होंने बताया कि जिन बूथों पर पार्टी कमजोर रही वहां विशेष फोकस किया जाएगा। संपन्न हुई है। कोर कमेटी, हमारे इस कोर कमेटी सभी 17 लोग उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी में मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा के और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। एक प्रकार से एक कार्यकर्ता के काम का विभाजन हुआ है। हमारे 17 के 17 जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनका दौरा हम लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 माह में पूरी तरह बनाएंगे और ख़ास तौर पर जो विरोधी राजनीतिक दल के जो दल हैं, उन दलों की गतिविधियों को कि काउंटर के लिए क्या क्या कार्यक्रम लिए जा सकते हैं, उन कार्यक्रम की रचना भी भविष्य के अंदर हमारी बनेगी। और ग्रुप के जो बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।